तो भाई वर्ल्ड कप हुए हुए हो गया टाइम, लेकिन वर्ल्ड कप से जुड़ी बातें खत्म होने को नहीं आ रही। अब कुछ ऐसी बातें पता लगी है कि वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में, कि वर्ल्ड कप फाइनल ही रिट था किसके लिए? अर्जेंटीना के लिए नहीं भाई, स्पेन के लिए। मैं कोई स्पेन पे इल्जाम नहीं लगा रहा, बट लेकिन बहुत सारी अर्जेंटीना को लेकर ना कॉन्स्पिरेसीज आ रही है, इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज आ रही है वर्ल्ड कप को लेकर, फाइनल को लेकर स्पेशली। तुम कुछ चीजें देखो, अभी मैं तुम्हें कुछ चीजें शो कराने वाला हूँ कि भाई ये कि वर्ल्ड कप आने से पहले, जब ड्रेसिंग रूम जाने से पहले, ये थे अर्जेंटीना के प्लेयर्स की शक्ल ऐसी थे, खुश थे, ठीक ठाक थे, बढ़िया थे, एकदम सही लग रहे थे। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही, जस्ट पहले ड्रेसिंग रूम में जो होता है माहौल, वो माहौल तुम्हें एक वीडियो आ रही है कि सबके सामने कि भाई मेसी ने बोला कि भाई स्टे काम, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। भाई ये बोला है उसने, और कभी भी मेसी ऐसी स्पीच नहीं देता। हमने जितने ही वर्ल्ड कप फाइनल देखे ऐसी लो मोटिवेट स्पीच, और उसी में तुम ये देखोगे कि भाई एंजो फर्नांडिस की शक्ल उतरी हुई है, भाई सबकी प्लेयर्स की, मार्टिनेज की शक्ल भी उतरी हुई है, कोई खास नहीं लग रहा, मतलब कोई मोटिवेटेड प्लेयर नहीं लग रहा। लिसांड्रो भाई स्टेप खड़ा है, एकदम बॉडी स्टिफ है उसकी, जैसे पता नहीं क्या हो गया। बहुत सारी चीजें हो रखी है यहाँ पे, और यही बात नहीं होती भाई यहाँ पे। इसके अलावा ये चीज होती है, जो सिमियोनी हर मैच देखने आ रहा था वो भी ये मैच देखने नहीं आया, और इवन अर्जेंटीना की भाई फैमिली भी ये मैच देखने नहीं आई। स्टैंड्स में कोई नहीं था, अर्जेंटीना की फैमिली का कोई भी नहीं था। बात यहाँ पे नहीं होती। और एक और चीज होती है कि भाई मेसी जब वार्म अप शुरू होता है तो भाई 5 शॉट इन रो भाई वो मिस कर देता है, 5 शॉट इन रो। और ऐसे कभी देखने को मिलता नहीं भाई, मेसी से कभी नहीं देखने को मिलता। मेसी इतना वियर्ड कर रहा था, ये मतलब अजीब ही लग रहा था पूरा कि भाई मेसी 5 शॉट मिस कैसे कर सकता है। भाई 10 शॉट में से 9 शॉट कम से कम मेसी मारते ही है, 10 में 10 मारता है। हम सबको पता है 5 में से 5 मिस नहीं कर सकता वो। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब बात यहाँ खत्म भी नहीं होती कि भाई अब बहुत सारी चीजें आ रही है। अर्जेंटीना का मीडिया रिपोर्ट है भाई, वो कह रहा है कि मतलब उनको ये चीज पता थी कि कहीं ना कहीं, बहुत फेमस है वहाँ पे अर्जेंटीना का ये रिपोर्ट है कि भाई उनको पता था कि ये वर्ल्ड कप अर्जेंटीना हारने वाली। मैच से पहले उन्होंने बोल दिया था कि ये वर्ल्ड कप हारने वाली है अर्जेंटीना। कहानी शुरू होती है भाई यहाँ पे नहीं, कहानी शुरू होती है पिछले मैच में, सेमीफाइनल में, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड में। तो मैं वो मालदीव्स का जो हुआ था, जो मालदीव्स आइलैंड था, जो भी था, वो आइलैंड पे भाई उन्होंने कुछ बोला था लास्ट में, जब मैच खत्म हुआ था, जब अर्जेंटीना मैच जीत गई तो बैनर लेके आया था अर्जेंटीना के प्लेयर्स। उसमें से भाई लिसांड्रो मार्टिनेज और ट्यूटी रोमेरो ने भाई, क्रिस्टियानो रोमेरो ने भाई वो पकड़ा था बैनर, ठीक है। और वो दोनों के दोनों प्लेयर इंजर्ड हो गए फाइनल में, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि उस बैनर को पकड़ने से ही कुछ हुआ है और पॉलिटिकल इशू था। तो भाई फीफा ने कहा कि भाई तो ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। ऐसा माना जा रहा है कि भाई फीफा के प्रेसिडेंट के ऊपर है ना बहुत सारा प्रेशर हो गया कि भाई अर्जेंटीना को जीतने ही देना, क्योंकि इंग्लैंड या फिर पूरा वर्ल्ड उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भाई पॉलिटिकल बैनर लेके आए सेमीफाइनल में और उन्हें तुम जिता रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो तुम्हें उनको थ्रेटन करना पड़ेगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अर्जेंटीना टीम को थ्रेटन कर रखा था कि तुम ये फाइनल जीत मत जाना गलती से भी, क्योंकि अगर तुम ये जीते तो तुम्हारे ऊपर लगेगा बैन, तुम नेक्स्ट वर्ल्ड कप नहीं खेल पाओगे, आने वाले 10 साल बैन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फीफा की पॉलिसीज अलग है भाई। कुछ ऐसा है फीफा की पॉलिसीज में, अगर तुम पॉलिटिकल इशू को जनरेट करते हो तो तुम बीच फीफा टूर्नामेंट में डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली फीफा को ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये सेमीफाइनल था और फाइनल था, जो ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर सब कुछ मिल चुका था, सारे पैसे लग रखे थे फीफा के। तो अब उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते थे अर्जेंटीना को, तो थ्रेटन कर सकते थे कि तुम ये मैच हार जाओ। और अगर नहीं हारे तो भाई तुम 2028 वाला 2030 वाला वर्ल्ड कप में बैन हो, नहीं खेल सकते, या फिर अगले 10 साल बैन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे उनकी मजबूरी ये थी फीफा की, 2030 का वर्ल्ड कप का जो मैच है भाई, ओपनिंग मैच अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना तो इजीली अपने आप ही क्वालिफाई बनी, होस्ट नेशन बन गया, तो उनको बाहर कर नहीं सकते थे 2030 से। उनको लिटरली बोल दिया गया था तुम भाई, तब भी उन्हें बोला गया कि यार तुम बाहर हो जाओ, या फिर 2030 में बाहर हो जाओ अभी जीत के, या फिर अगले वाले 10 साल भी तुम बाहर हो सकते हो। उनको थ्रेटन किया गया। मैं नहीं कह रहा भाई, वहाँ की एक मीडिया रिपोर्ट कह रही कि भाई फीफा के रूल्स ऐसे, और उस बैनर को लेके ही सारी कॉन्स्पिरेसी हुई है, वही बैनर से ही सब कुछ शुरू हुआ है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई इतनी सारी चीज़ों, और तो मैच के बाद भी देखो, जब मैच खत्म हुआ फाइनल का स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का, तो भाई स्पेन ने ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेन को पता था ये सब,
बट लेकिन स्पेन को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी भाई, अर्जेंटीना अपने बेस्ट लेवल पे नहीं खेली। मैं सब कुछ मानने को तैयार नहीं हूँ भाई कि नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अर्जेंटीना के साथ, बट मेरे को एक चीज, दो चीज जो मेरे को बहुत सता रही, मेसी के वो 5 शॉट जो भाई उसने लिए वो कभी मिस नहीं करता भाई, कभी मिस नहीं करता। मैं खुद मेसी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने हर बार देखा मेसी की वार्म अप भी देखे भाई मैंने, वो ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। जहाँ मेरे को सबसे डाउट हो रहा है मेसी के वार्म अप वाले को मुझे डाउट हो रहा है, उसके बाद मुझे डाउट हो रहा कि भाई उनकी फैमिली भी नहीं आई, उनकी फैमिली भी नहीं आई भाई, कोई फैमिली मेंबर नहीं था उनका स्टेडियम में। फिर तीसरी चीज मुझे लगी कि स्पेन ने सेलिब्रेट अच्छे से नहीं किया, जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता भाई वो उनको कुछ ना कुछ लगा कि भाई ऐसे कैसे अर्जेंटीना खेल रही है, और सिर्फ 2 ही शॉट मारे भाई, 2 ही शॉट मारे 90 मिनट तक, तो अर्जेंटीना कोई शॉट भी नहीं था वहाँ। और बड़ा डाउट होता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई अर्जेंटीना इतनी अच्छी खेलने वाली टीम, एटलीस्ट भाई एक कंपटीशन तो होता, फाइनल में हमें देखने को ही नहीं मिला। मैं मानता हूँ स्पेन फेवरेट्स थी, मैं कुछ कह ही नहीं रहा कि भाई अर्जेंटीना ऐसा खेला, अर्जेंटीना बेकार खेली, पूरा बेकार खेली, 2 शॉट लिए, हमें दिख रहा था वो क्लियर फेवरेट्स मेरे लिए। मैच आने से पहले, मैच शुरू से पहले स्पेन फेवरेट्स थी मैच को जीतने के लिए, बट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई अब इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज बन गई, क्या ये सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता भाई। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स डाउन में मुझे बता देना कमेंट्स करके कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी तुम्हें सच लग रही है, कितनी सच लग रही है, या फिर ये सब फेक न्यूज़ है और कुछ भी नहीं है। बात करते हैं भाई अब ट्रांसफर मार्केट की, तो ट्रांसफर मार्केट में भाई अर्जेंटीना क्या बोल रहा हूँ, बार्सिलोना लपोर्ते को चाहती है भाई। अबे कुबारसी और लपोर्ते की जोड़ी ऑलरेडी वर्ल्ड कप में देखने को मिल गई है, कुबारसी और लपोर्ते ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सब जानते हैं, बट लेकिन प्रॉब्लम यह है लपोर्ते 32 का है, 32 ईयर्स का है, मतलब तुम समझ लो सिर्फ 2 से 3 साल दे पाएगा जा सकता बार्सिलोना को, बट लेकिन स्टिल मैं चाहूँगा ये डील हो, क्योंकि भाई लपोर्ते और कुबारसी की ये जो केमिस्ट्री बीच में भाई वो बहुत सही है अपने आप में डिफेंस को लेकर, और मेरे को लगता है सॉर्टेड हो जाएगा बार्सिलोना का डिफेंस। और अभी मेरे को लगता है भाई अगर शॉर्ट ट्रांसफर भी देखे, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रांसफर भी देखे, तो भाई लपोर्ते सही बेटर है, और ओनली 15 या अंडर 15 मिलियन में डील हो रही, तो आई थिंक सूटेबल है बहुत बार्सिलोना के लिए कि भाई फाइनेंशियली भी भाई तुम ले सकते हो उस बंदे को, और भाई तुम्हें परफॉर्म भी अच्छा करके दे देगा। बट मुझे प्रॉब्लम ये क्या हांसी फ्लिक के सिस्टम में वो हाई लाइन में बैठेगा भाई, मतलब क्या लपोर्ते, क्योंकि अभी मैंने स्पेन के लिए इतनी हाई लाइन उसको खेलते हुए देखा नहीं, हाँ जरूर खेली हाई लाइन स्पेन के लिए, बट बार्सिलोना के लिए हाई लाइन खेलना एक अलग ही चीज़ है भाई, वो पूरे टाइम टेंशन में भरे रहो। हमने ऑलरेडी भाई इनिगो मार्टिनेज से सुन रखा है कि भाई मैं पूरे टाइम टेंशन में रहता था वो हाई लाइन के चक्कर में, तो भाई आई जस्ट होप भाई थोड़ा कम कर दिया हांसी फ्लिक हाई लाइन में, क्योंकि मुझे लगता है भाई इतना पोटेंशियल कुबारसी का भी ज़्यादा अच्छा लाइन देखने बिना थोड़ी कम हाई लाइन में, मतलब थोड़ा पीछे हो सकता है, इतनी हाई लाइन जरूरी नहीं है जो मुझे लगता है, थोड़ा सा फ्लिक को सिस्टम चेंज करने की जरूरत है हल्का सा, बट स्टिल आई ट्रस्ट फ्लिक भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको ट्रस्ट नहीं करता, बहुत बढ़िया बंदा है, उसने भाई ट्रॉफीज दिलाई है बार्सिलोना को कुछ टाइम बाद। तो तुम मुझे बताओ ये डील सही रहेगी लपोर्ते के बार्सिलोना आने के लिए, या फिर किसी और के लिए जाना चाहिए, लुकेबा या फिर कोई और? बट मुझे लगता है लुकेबा को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही साल दे पाएगा भाई लपोर्ते। तो तुम बताना कमेंट्स में लुकेबा चाहिए, लपोर्ते चाहिए, या फिर कोई और कस्टमर वगैरह चाहिए, तो कौन सूट करेगा बेस्ट बार्सिलोना को वो भी बताना। बात करूँ भाई यहाँ पे माइकल ओलिसे के ट्रांसफर टू रियल मैड्रिड, भाई वो भी बहुत मतलब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई बताया जा रहा है कि भाई रियल मैड्रिड जो है फ्लोरेंटिनो पेरेस और बायर्न म्यूनिख के प्रेसिडेंट के सिस्टम मतलब बहुत अच्छा रिश्ता है उनके बीच में, ऐसा बताया जा रहा है कि भाई तो वो खराब नहीं करना चाहते, और ओलिसे के साथ बायर्न का कुछ बिगड़ा नहीं है, हालांकि ओलिसे तैयार है रियल मैड्रिड में आने के लिए। भाई माती यार मैं तो कह रहा हूँ हाथ जोड़ रहा हूँ, बताना भाई, क्योंकि हम परेशान हो जाएंगे भाई। ओलिसे की जो मैंने परफॉर्मेंस देखी है इस वर्ल्ड कप में, भाई इज टू गुड इन रियल मैड्रिड, पक्का हो जाएगा भाई, बहुत तगड़ा हो जाएगा, और एम्बाप्पे के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई जस्ट होप भाई ओलिसे ना ही आए, क्योंकि अभी ओलिसे का आना मुश्किल ही है रियल मैड्रिड में। बात करूँ अब रॉड्री टू रियल मैड्रिड, ये भी हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो, बट लेकिन मुझे इतना मुश्किल लगता नहीं है। बट एक आ रहा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस जो कि भाई वो चाहता है कि विनीशियस जूनियर के साथ जो 2-3 साल पहले हुआ था 2024 बैलन डोर को लेके, तो इसलिए वो टीम में लाना ही चाहता रॉड्री को भाई, कि टीम का खराब ना हो जाए माहौल कि भाई विनीशियस जूनियर और रॉड्री एक ही टीम में, और इसलिए। बट लेकिन मुझे लगता है रॉड्री ना बहुत फिट, बहुत सही बैठेगा रियल मैड्रिड के लिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को लगता है सबसे फिट बंदा जो अभी बैठेगा ना रियल मैड्रिड के सिस्टम में वो रॉड्री होगा। अगर हम कामाविंगा या चुआमेनी को हटा दे तो वहाँ पे रॉड्री को फिट कर दे भाई। रॉड्री भाई इस समय अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में, बेस्ट लाइफ की परफॉर्मेंस में, इवन मैन सिटी वाले से भी पहले मैं तो कहूँगा उससे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है अभी।
बात करूँ अब जूलियन अल्वारेज टू बार्सिलोना, भाई ये भी हमें बार्सिलोना बोला कि भाई पूरा फोकस अब जूलियन अल्वारेज को लेके है कि अब पूरा जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है 100 मिलियन का। उसके बाद लापोर्ता ने कहा है जुलाई तक ऑफर वैलिड है 100 मिलियन का, उसके बाद देखते हैं। बट लेकिन अब फॉर श्योर बार्सिलोना पुश करेगी जूलियन अल्वारेज के लिए। बट लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है भाई जूलियन अल्वारेज, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जूलियन अल्वारेज बार्सिलोना में नहीं आने वाला, और ये जितनी जल्दी मान रहे उतना अच्छा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जूलियन अल्वारेज को एथलेटिको मैड्रिड आने नहीं देने वाली। वो कितनी कोशिश कर ले, बहुत मुश्किल है भाई जूलियन अल्वारेज का जाना। और अगर लेकिन बट आर्सेनल भी रेस में मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है जो जूलियन अल्वारेज कहीं जा सकता है तो आर्सेनल है, क्योंकि भाई वहाँ पे भाई एक तो एथलेटिको मैड्रिड भी रेडी वहाँ भेजने के लिए उसको। बट लेकिन एट द सेम टाइम जूलियन अल्वारेज नहीं जाना चाहता, तो या तो एथलेटिको में स्टे करेगा या फिर आर्सेनल में जाएगा। कुछ भी हो सकता है दोनों में से। और मैं एक और चीज़ के बारे में पता लगी कि भाई जो रॉजर्स है भाई, उसने चेल्सी ज्वाइन कर ली 117 मिलियन में। उस डील के बारे में मैंने बात नहीं की थी, तो मुझे यार वो डील ना बहुत पर्सनली भाई बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। मजाक नहीं कर रहा है, 170 मिलियन भाई बहुत ज़्यादा है उस प्लेयर के लिए भाई। मुझे लग रहा है मॉर्गन रॉजर्स के लिए भाई बहुत ज़्यादा 117 मिलियन भाई। मुझे ऐसा लग रहा था गॉर्डन की डील सही थी हमारे लिए। उसकी भी 100 मिलियन वर्थ हो गई भाई इस वर्ल्ड कप के बाद। तो भाई अब मुझे लग रहा है गॉर्डन भी हमने बहुत सही प्राइस में ले लिया, थैंक्स टू भाई डेको एंड लापोर्ता। भाई बहुत सही प्राइस में ले लिया भाई गॉर्डन, एटलीस्ट हमारे पास गॉर्डन आइडिया नहीं है। बट लेकिन आई स्टिल वांट भाई अब सेंटर पे को स्ट्राइकर पे फोकस करे बार्सिलोना, और बहुत जल्दी आ भी जाएगा मुझे लग रहा है, लापोर्ता आ जाएगा शायद होपफुली। एंड इस वीडियो को भाई पहले से अब तुम सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्टे ट्यून फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सारा इसी पे मिलेगा, इस चैनल पे। बाय बाय।